दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है जो स्टडी से रिलेटेड नॉलेज और पैशन प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्टडी से रिलेटेड स्टडी का चैनल स्टडी विद हर्ष। तो यार आज हम फिर से हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट बी करेंगे और अब हमें अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बस यही बोलना था। हाँ, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, है ना, और उसमें लिखिए। और अगर किसी क्वेश्चन या किसी भी आंसर में आपको डाउट है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार आपको याद होगा हमने क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट बी में एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। आखिरी क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, वो हमने छोड़ दिया था, उसे भी हमें कंप्लीट करना है। चल तो वो क्वेश्चन देखते हैं क्या था। क्वेश्चन है अ डायपोल, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, आपको ऑन स्क्रीन क्वेश्चन दिख रहा होगा। अ डायपोल विथ इट्स चार्जेस -q एंड +q लोकेटेड एट द पॉइंट 0, -b, 0 and 0, +b, 0 is present in uniform electric field E. The equipotential surfaces of this field are plane parallel to yz planes. What is the direction of electric field E? तो यार बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और यार इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाने के लिए हमने इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो किया है, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जब तक अभी तक जो हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में उसको पहले कंप्लीट कर ले, फिर वो क्वेश्चन देखेंगे। चल तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने लिख लिया होगा और समझने की कोशिश की होगी, और अगर समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक डायपोल है जो इन कोऑर्डिनेट्स में लाई कर रहा है। -b लगाओ पहले, ये बात हुई क्लियर। यहाँ -q है, यहाँ +q है। अब सुनो, पहले मैं डायग्राम बना लूं। अब सुनो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि एक डायपोल है जो मेनली बोलो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर अच्छे से देखो तो कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों में सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, और एक -b एक +b। दैट मीन्स जो आपका डायपोल है वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसको y दे दो, इसको z दे दो, इसको x दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब वो बोल रहा है कि जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो yz प्लेन पे लाई कर रहे हैं या yz प्लेन के पैरेलल हैं। दिख रहे हैं पैरेलल? वेरी गुड। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इन इक्विपोटेंशियल सरफेस से जाता हुआ। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, आप सबको पता है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये हमने पढ़ा है, तो बस होगी बात क्लियर। ये तो मतलब कंफर्म्ड है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है ऑलवेज। ठीक है, दैट मीन्स ये लो, ये लो, ये लो। लेकिन हमें बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये तो हमने बोल दिया, चलो हमने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। अच्छा, आप मुझे केस बता सकते हो कौन सा केस है ये? कौन सा केस है जब मतलब प्लेन सरफेसेस बनते हैं? तो वेरी गुड, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तब प्लेन सरफेसेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें देखने को मिलते हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो इसका आंसर लिखें, इसका आंसर होगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियरली दिख रही है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। बस हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम से भी समझा दिया और क्लियरली एक्सप्लेन भी कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रेडी हो जाओ। नहीं। हाँ, तो अब है सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट हमने लिया है। इस क्वेश्चन को और क्रिएटिव बनाने के लिए चलो देखें, है ना।
क्वेश्चन है, आपको यहाँ ऑन स्क्रीन दिख गया होगा। क्वेश्चन है, हाउ मच टॉर्क वुड द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। टॉर्क पूछ रहा है, फिर से बना दे के डायग्राम। चलो एक और बार बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का पार्ट 2, छोटा सा एक डायग्राम फिर से आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। y z x माइनस बी प्लस q माइनस q, ठीक है। लेंथ है 2b, टोटल लेंथ क्या है इस डायपोल की 2b, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के अगर हिसाब से देखें तो 0 माइनस बी 0 था और यहाँ 0 प्लस बी 0 था। तो अगर मैं टोटल लेंथ देखूँ तो यहाँ कितनी हो जाएगी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से 2b। ये बात क्लियर हुई। चलो तो टोटल लेंथ 2b हो गई और यहाँ आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाई कर रहे हैं। सिंपली मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा कलाकारी नहीं करूँगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई नाम दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैसे तो ई नाम दिया है। चलो टॉर्क कितना होगा। अच्छा टॉर्क को कोई बताएगा मुझे होता क्या है, यहाँ लिखते हैं आंसर। टॉर्क क्या होता है बताओ जल्दी। टॉर्क दैट इज P क्रॉस E, ये होता है ना टॉर्क। क्रॉस लगा है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस लगा है मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है। चलो अच्छा P की वैल्यू निकालते हैं। P क्या होता है, डायपोल मोमेंट। यार डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज Q इंटू 2L। लेकिन दिक्कत ये है वेक्टर प्रोडक्ट है तो सारी चीज़ हमें वेक्टर फॉर्म में ले जानी पड़ेंगी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो Q तो Q ही रहेगा, चार्ज तो Q ही है ना, यस। इनटू लेंथ 2b हो जाएगी। और ये बताओ कि जो आपकी लेंथ है वो किस एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो कौन सा ऑर्थोगोनल वेक्टर लगेगा, दैट इज j कैप। ये आ गई आपकी P की वैल्यू, डायपोल मोमेंट की वैल्यू। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अलॉन्ग है, वेरी गुड, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो आप सिंपली ई आई कैप लिख दो, ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको टॉर्क की वैल्यू मिलने वाली है। ओह सॉरी ये है इक्वेशन नंबर 1। तो टॉर्क की वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया, P की वैल्यू Q इंटू 2B इंटू जे कैप, ठीक है। यहाँ इंटू मत लगाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा ना, यहाँ भी क्रॉस तो कन्फ्यूज जाएगा। मैंने इंटू लगाए, समझ रहे हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही क्रॉस। अब यहाँ लगाओ क्रॉस ई आई कैप। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, जो आलतू फालतू लग रहा है बाहर रख लो और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको अंदर रखो। मतलब आलतू फालतू मुझे लग रहा है Q 2B इंटू ई, बचा जो वो अंदर लिख लो, जे कैप क्रॉस आई कैप। क्लियर। अब थोड़ा सा मिटा दूँगा मैं इसको, आप जल्दी से लिख लो। अब मैं मिटाने वाला हूँ, मिटा रहा हूँ। चलो तो जो आपका टॉर्क आ रहा है दैट इज़ Q इंटू नहीं लगाओ, अभी तो चल ही रहा है, 2B इंटू ई। अब बताओ मुझे आप, J क्रॉस I, आंसर बताओ K होगा कि माइनस K होगा। अब कुछ लोग तो यही सोच के घबरा गए कि K माइनस K कहाँ से आ गया। पहले बताओ K होगा कि माइनस K होगा, फिर समझाता हूँ। यस वेरी गुड, आंसर माइनस K होगा, लेकिन क्यों होगा, कैसे होगा बताओ। चलो इसको कहीं और अलग से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यहीं कर देते हैं। चलो वेक्टर्स पढ़ा है ना, उसमें सब समझ में आ जाएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप। ये डायरेक्शन कैसा है बताओ, घड़ी का डायरेक्शन कैसा होता है, उल्टा। तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी क्लॉकवाइज चलती है और ये जो चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। चलो ठीक है, अगर आई क्रॉस जे कैप होगा तो आंसर आएगा के कैप। समझ गए पहली बात। अगर जे कैप
क्रॉस के कैप होगा तो आंसर आएगा आई कैप। और अगर के कैप क्रॉस आई कैप होगा तो आंसर आएगा जे कैप। अगर हमने इसका उल्टा किया तो क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप है, तो अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करूँ तो क्या होगा, उल्टा करोगे तो आंसर उल्टा मिलेगा। मतलब अगर आंसर पॉजिटिव मिल रहा है तो नेगेटिव मिलेगा। तो जे कैप क्रॉस आई कैप आंसर होगा माइनस के कैप। ऐसे ही के कैप क्रॉस जे कैप आंसर होगा माइनस जे कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप आंसर होगा माइनस जे कैप। समझ गए? तो यही था सिंपली बेसिक्स ऑफ वेक्टर। चलो आज थोड़ा सा वेक्टर भी पढ़ लिया। मेरा डस्टर कहाँ गया यार, मिटा दे। इसको भी आप लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो, अगर आप भूल गए हो तो। चलो अच्छा, यहाँ तक हो गया। चलो आगे बढ़ें। तो जो आपका टॉर्क आ रहा है, हाँ, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, माइनस के कैप। तो यहाँ लिख दो Q2BE माइनस के कैप, ये लो आंसर आ गया। अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो, मतलब इस पर मैग्नीट्यूड लगा दो तो आंसर क्या आएगा, Q2B लो आ गया आंसर। कोई दिक्कत भी नहीं हुई, लिख लिया आंसर, मिटा दें। वेरी गुड। तो इसको पॉज कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका ऑन स्क्रीन दिख गया होगा। इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज टेकन फ्रॉम ए टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू बी। अच्छा, point A and B lying on a circle drawn with another charge plus q at its center, then along which path more work will be done। इस क्वेश्चन ने तो दिमाग हिला दिया, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है। रेडी हो जाओ। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर। पहले समझ ले क्या है क्या नहीं क्वेश्चन में, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो एक पॉइंट ए है और इस पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। मैंने इसी टेस्ट चार्ज को ए से एक पॉइंट सी है वहां ले गया, ठीक है, यहाँ तक ले गया उस टेस्ट चार्ज को, और फिर मैंने उसी टेस्ट चार्ज को वापस सी से बी ले गया। अच्छा ठीक, वो बोल रहा है कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है ये सर्कल के पॉइंट्स हैं, मतलब सर्कल पे लाई कर रहे हैं। एक सर्कल है उस पे ये दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ए और बी। तो बना दो डायग्राम के थ्रू, ये लो, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। अब मैं बस ऐसे समझा रहा था, अभी बना रहा हूँ डायग्राम, चिंता मत करो, फिर वो रियल डायग्राम आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद। तो बस बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और इसी सर्कल के सेंटर पर एक और टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ये है पूरी कहानी। क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि जब मैं ए से सी उस टेस्ट चार्ज को ले जाऊंगा, एक मिनट, जब मैं ए से सी उस टेस्ट चार्ज को लाऊंगा तो वर्क डन क्या होगी वो बताओ। सी से बी जब मैं टेस्ट चार्ज को ले जाऊंगा तो वर्क डन क्या होगी वो बताओ। और क्या वर्क डन ए से सी में ज़्यादा होगी या सी से बी में ज़्यादा होगी, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इसका मैं अच्छे से डायग्राम फेयरली बना दूं। मैंने तो आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसा ही मॉडल बनाया था, अब मैं फेयर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ।
ठीक है, डायग्राम बन गया, आप देख सकते हैं। चल वेरी गुड, थोड़ा ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और डायग्राम हो सकता है, ठीक है। उसने बोला नहीं कि पॉइंट सी सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो मतलब हम पॉइंट सी को सर्कल के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक और डायग्राम हो सकता है जैसे मैंने आपको अभी बताया। चलो ठीक है, और वो ऐसा कुछ होगा, चलो बना देंगे कि बना लोगे? अच्छा, आप बनाना, ये आपका होमवर्क है, आप करना, बस पॉइंट सी को अंदर ले लेना और सेम टू सेम ऐसे डायग्राम बना डालना। अब आप मुझे ये बताओ, अगर O से A तक का डिस्टेंस R है तो O से B तक का डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड, R। क्यों होगा? ऐसे समझो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये अपने आसपास कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या स्फेरिकल सरफेसेस, इसलिए यहाँ जो डिस्टेंस होगा पॉइंट से चार्ज का वो सेम होगा। हर एक पॉइंट से चार्ज का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्लियर होती है बात? ये ऐसे समझो, एक सर्कल है और सेंटर पर आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लाई कर रहा है, तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, वो आपकी मर्जी। चलो अच्छा, हम सबसे पहले निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम A to C। हमने उस टेस्ट चार्ज को, पहला जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसको हमने A to C ले गए। जब हमने उसको A to C ले गए तो वर्क डन कितनी होगी? अच्छा, आपको पता है ना पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज़ वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगी? दैट इज़ पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वही कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लगेगी क्योंकि हम दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए तो डेल्टा भी लगा देना। समझ गए? मिटा दें? वेरी गुड। तो यहाँ जाएगा चार्ज कैसा है? मैग्नीट्यूड प्लस क्यू, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फ्रॉम A to C, मतलब VC माइनस VA होगा। ये तो समझ गए ना? वेरी गुड। सो ये वर्क डन निकल गई फ्रॉम A to C। अच्छा, वर्क डन फ्रॉम B to C निकालो जरा। ओह सॉरी, वर्क डन फ्रॉम C to B निकालो। B to C नहीं, C to B। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। C to B है तो VB माइनस VC होगा। ठीक है, इसको एक काम करो, ऐसे लिख दें क्या? VC माइनस VA के पैटर्न में लिख दें क्या? मतलब इसको VC माइनस VB लिख दें। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ WCB इज इक्वल्स टू प्लस क्यू, और सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस लग जाएगा, VC माइनस VB। ये लो, ये बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, पोटेंशियल एट A क्या पोटेंशियल एट B के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ, सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। पोटेंशियल एट A पोटेंशियल एट B के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। क्यों होगा? डिस्टेंस सेम होने के कारण पोटेंशियल इक्वल होगा। ये ऐसा बोलो, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अपने आसपास कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल या स्फेरिकल सरफेसेस। और आपको पता है विद इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पोटेंशियल होता है हर एक पॉइंट पर वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो मतलब समझने के ढेर सारे रीजंस हैं, कैसे भी समझ लो, ठीक है, लेकिन सही समझो। चलो, तो ये क्लियर हो गया। मतलब पोटेंशियल एट A इक्वल टू पोटेंशियल एट B होगा, VA इक्वल टू VB होगा, टू VB होगा। मतलब क्या मैं, समझो, क्या मैं यहाँ VB की जगह VA लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो यहाँ मैं ये क्यों नहीं लिख सकता? तो लिख दो। तो वर्क डन फ्रॉम C to B इज इक्वल्स टू माइनस क्यू VC माइनस VA। अगर आप रुको, अब थोड़ा सा इक्वेशंस के नाम दे दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप अच्छे से देखो तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। आप मुझे ये बताओ, अगर आप अच्छे से देखो तो दिख रहा है क्या कुछ कि मैग्नीट्यूड फ्रॉम वर्क डन, क्या ये दिख रहा है? फ्रॉम C to B दिख रहा है क्या? ये बताओ ना, अच्छे से देखो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो तो क्या जो मैग्नीट्यूड है
वर्क डन फ्रॉम ए टू सी का दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम सी टू बी? बताओ। बिल्कुल है, बस साइन में चेंज आ गया, या ऐसा बोलो चार्जेस के साइन में चेंज आ गया, वरना मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। इसका मतलब वर्क डन दोनों में सेम होगी, ज़्यादा किसी में नहीं होगी, दोनों में इक्वल होगी, बराबर होगी। बात क्लियर हुई? ये पूरा हमने इसका आंसर दे दिया। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन सा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एज शोन बिलो, एट व्हाट पॉइंट विल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी मैक्सिमम? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर डालिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको, शायद ऑन स्क्रीन में भी दिख गया होगा कौन सा क्वेश्चन है। अब आप देख लेना जो भी क्वेश्चन होगा, आई डोंट नो, ऐसा कुछ डायग्राम दे रहा है वो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट ए ले रहा है वो, यहाँ पॉइंट बी ले रहा है और यहाँ पॉइंट सी ले रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, तो आंसर आ गया। चलो अब मैच कर लो कि सही है कि नहीं। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका होगा, पोटेंशियल एट ए मैक्सिमम है, उसके बाद पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी इक्वल है, ये आंसर है इसका। सही है, वेरी गुड। अब क्यों, कैसे आया यार? हमने पढ़ा है जो पोटेंशियल वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा है ना यार। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये पढ़ा, बस उसके हिसाब से लिख दिया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर, इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओ शायद थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। पहले हम वो बना दें क्या, डायग्राम, इसमें डायग्राम भी दिया है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेना कौन सा है, मैं तो सही में भूल गया हूँ, पैटर्न क्या था क्वेश्चन का। पॉइंट ओ बी तक ले गया है, ओके, ये पॉइंट ए है। बस आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, अच्छा दे रखा है ना, हाँ, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ज़ीरो होगा। चलो ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मैं मानता हूँ R1 और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस मैं मानता हूँ R2। अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एट ए ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, क्या होगा? दैट इज के क्यू अपॉन R1। कोई दिक्कत तो नहीं? फिर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट इज के क्यू अपॉन R2। यहां आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो VA है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 और जो VB है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। दिख ही रहा है, ये तो बात क्लियर है। और यहाँ हमें ये भी क्लियर है कि जो R2 है वो R1 से बड़ा है। देखो ना, क्लियर दिख रहा है, O से लेकर B तक का डिस्टेंस बड़ा है एज कंपेयर टू O से लेकर A तक का डिस्टेंस। क्लियर? R1 छोटा है, समझो R1 छोटा मतलब VA बड़ा होगा। इस रिलेशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, समझाऊं, तो क्लियर दिख रहा है कि अगर R1 छोटा होगा तो VA बड़ा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, इसलिए मतलब VA बड़ा हो गया। और R2 बड़ा है, R2 बड़ा है तो VB छोटा होगा इस रिलेशन के हिसाब से, तो VB छोटा हो गया। ये लो,
वी ए बड़ा है वी बी से, मतलब ये बड़ी क्वांटिटी ये छोटी क्वांटिटी, बड़ी को छोटे से माइनस करो, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। हो गया क्लियर? बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मिटा दें। समझ लिया? तो यार अभी हम इतनी देर से मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पकड़ के बाहर है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है जो थोड़ा हाँ यार लगे यार ये हमने कुछ पढ़ा है तो बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा सा ले आया है आपके रिवीजन के लिए। सुनो क्वेश्चन, मतलब सुनो, करो और ऑन स्क्रीन में देखो। Derive the expression for the electric potential due to an electric dipole at a point on its axial line। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भैया देखते हैं। हाँ तो चलो, आपको पता है किसी भी डाइपोल के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है? V इज इक्वल्स टू के ना लिख कैसे लिख लो, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, जो तो हमें पता है, सबको पता है। एक्सियल लाइन या एक्सियल प्लेन के केस में जो एंगल थीटा है वो 0 डिग्री हो जाता है या 180 डिग्री हो जाता है। सिंपली मतलब ये है कि जो आपका पॉइंट है वो डायपोल से या तो 0 डिग्री में होता है या तो 180 डिग्री में होता है। क्लियर? तो इस केस में अगर मैं यहाँ थीटा की जगह 0 डिग्री और 180 डिग्री रखूँ तो v की वैल्यू प्लस माइनस p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आएगी। लिख लिया? मिटा दें। अब पार्ट सेकंड पे चलते हैं, मतलब इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड या पार्ट बी क्या है वो देख। किसी भी डायपोल की वजह से आपको क्या निकालना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बताने हैं या निकालने हैं। डायपोल बना लो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से ओरिजिनेट और नेगेटिव में टर्मिनेट, पॉजिटिव से ओरिजिनेट नेगेटिव में टर्मिनेट। तो वैसे करके आप बना लो। रुको इसको और अच्छे से फेयरली बना देते हैं। हो गया, हुई बात क्लियर? तो बस आज इतने क्वेश्चन करते हैं, वरना बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। मैं तो सोचा था यार और ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेते, मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं यार, टाइम लिमिट भी कुछ चीज़ होती है। हमें एक निर्धारित समय पे इतना करना है तो करना है, ठीक है? तो अब ये इतना करते हैं, उसका नेक्स्ट लेक्चर्स में और अब तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। अब लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो हमने ढेर सारे कर लिए। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा लेवल बढ़ाते। अब थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल मिलेगा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, तो रेडी हो जाइएगा, क्योंकि अब हम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो बस यही था आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए ओके बाय।